हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, हर रोज की तरह एक और क्लास के साथ हाजिर हो चुकी है। लेकिन साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी रेलवे के नए पैटर्न पे। और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बार बार पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो अभी तक रेलवे के एग्जामों में और टीसीएस द्वारा जिस लेवल के और जिस पैटर्न में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग बनाइए। क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो इसी तरह के सवाल आपकी मिलेंगे। तो आपको यदि इस तरह के सवाल मिल गए तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और साथ ही मेरा मानना है कि आपके पेपर में सेम ऐसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट इन्हीं क्लास से मिलने वाले हैं। आप पहली बार में एग्जाम फतेह कर सकते हैं यदि आज की इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो। ओके मेरे दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। तो भाई, आपका 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है। 3 दिन बाद नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए क्या आप रेडी हैं? आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज की इस क्लास के टारगेट को पूरा कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, खुद आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ओके मेरे दोस्त, सभी रेलवे के एस्पिरेंट स्टूडेंट को बोल रहे हैं, ठीक है? लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बार बार पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखते हैं हम लोग फाइनली कितना स्कोर करते हैं 70 क्वेश्चन में से। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, और एक और क्लास आ जाती है। एक दिन में लगभग 4 से 5 क्लास आ रही है आपके बीच, क्योंकि अब 18 से 20 दिन का समय केवल बाकी है। ओके, तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से हैं? बताइए, माओरी लोग किस देश से हैं? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड देश से। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन वह किस स्थान से दिया था? तो याद रखिएगा, बॉम्बे से दिया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? तो कौन सा शाल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, शहतूश शॉल। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? बताइए, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, विषम पोषण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? बताइए, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, महाराजा सूरजमल को कहा जाता था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? ये तो ऑप्शन से हम लोग हल कर सकते हैं। बताइए दोस्त, कौन सा ऐसा खेल है कि जो खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? बास्केटबॉल में तो होता है भाई, लंबे कूद में तो होता नहीं है एकजुटता, सभी प्लेयर एक जगह तो आते नहीं है। गोल फेंक में भी नहीं होता है, 100 मीटर स्प्रिंट में भी नहीं होता है। तो किसमें खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो बास्केटबॉल खेल में। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यह किसके रूप में होती है? परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उपस्थिति प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? तो वर्षण का एक प्रकार कौन सा है? तो याद रखिएगा ओले हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मेरे याद रखिएगा एटीपी बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? याद रखिएगा सरदार बलदेव सिंह थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताइए प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए गोदावरी नदी का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखिए वर्गीस कुरियन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बताइए ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो याद रखिएगा मद्रास में स्थित था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। इससे क्या होगा कि जब हम क्लास आपको सुबह दोपहर शाम में प्रोवाइड करते हैं कि तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? बताइए मनुष्य में कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? याद रखिएगा ब्रिकाडू हटाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो दोस्त मेरी ये लीबिया देश में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? बताइए अल्पसंख्यक की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो याद रखिए खार बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताइए उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये तो सभी को मालूम होगा, वास्को डी गामा था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल का राइट आंसर क्या आप बता सकते हैं कि वास्को डी गामा जब सबसे पहले भारत आया था तो वह किस राज्य में गया था? उस राज्य का नाम आप बताइए कमेंट करके। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, चलिए कमेंट करके बताइए। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं?
बताइए, युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? तो याद रखिए, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? तो अर्ध न्यायिक निकाय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, शरावती नदी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? तो दोस्त मेरे किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो सर जी वो तो बैडमिंटन में होती है ना भाई, शतरंज में तो होती नहीं है, कबड्डी में होती नहीं है, खो खो में तो होती नहीं भाई नेट की आवश्यकता, केवल बैडमिंटन में होती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिए, मेकांग नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द यह किससे संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप देख सकते हैं टीसीएस कैसे कैसे सवाल आप सभी से पूछ रहा है। याद रखिएगा, आपका पेपर जो 17 नवंबर से हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। 30 तारीख को तो ITI वर्सेस 9 ITI का कोर्ट में जो केस चला है वो तो पूरी तरीके से फैसला आने वाला है। तो भाई यदि फैसला आ गया रेलवे के पक्ष में तो आपका पेपर 17 नवंबर से हो जाएगा, ये कन्फर्म होने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहिए। मधुमक्खियाँ किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? बताइए, मधुमक्खियाँ किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? तो दोस्त मेरे ये एपीकल्चर के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ है? उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ है? तो विवाह विच्छेद है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? बताइए, कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? तो याद रखिए, फैलाव में भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया? भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया? तो सर जी 1956 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? बताइए साथियों कि भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? याद रखिएगा 1991 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं? जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो दोस्त मेरे वे बासीपन बन जाते हैं, बासी हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? बताइए, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? कितना दिन का हो सकता है भाई? तो केवल 2 हफ्ते का, यानी 14 दिन का। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से केरल नाम से जाना जाता था। भाई याद रखिए, प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से ये मल्ल युद्ध केरल नाम से जाना जाता था, मल्ल युद्ध केरल के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो भाई आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? बताइए, भारत के संविधान में इस टाइम कितने भाग हैं? तो सर जी 25 भाग हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सर ये तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए 97 विषय हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त मेरे किस देश को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए फिनलैंड देश को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारी का चार्ट है? मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है मैग्ना कार्टा। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो साथ ही आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके का 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोनों मिलाकर 45 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। तो इस बार हमें जीके साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाना है, पूरा सही में से सही स्कोर हमारा आना चाहिए। तो जो हम डेली आपको क्लास दे रहे हैं उसको जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, ठीक है। तो एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो सर ये मोल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो आप जानते हैं टेबल टेनिस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस खेल में गोल कीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक होता है? तो किस खेल में गोल कीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? तो सर ये हॉकी खेल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में कौन है? बताइए, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में कौन सा है? तो याद रखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है, पश्चिमी घाट भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों है। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। कीची ओ पोलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, कीची ओ पोलारी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिए दोस्त फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? भाई आपको मालूम होना चाहिए, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? तो किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए स्पेन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु मध्य हिमालय में किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? बताइए, तो सिंधु मध्य हिमालय में नंगा पर्वत के पास एक गहरी खाई बनाती है। ऑप्शन बी नंगा पर्वत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिकेट खेल में टोटल प्लेयर कितने रहते हैं प्लेइंग टाइम? तो 11 प्लेयर रहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि टोटल सिलेक्शन की बात होता है तो दोस्त 15 प्लेयरों का सिलेक्शन होता है। भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था?
बताइए, भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 33%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? राजा राम मोहन राय जी ने क्या लिखा था? तो याद रखिएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यह किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय जी ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? ऐसा करने वाला महारानी विक्टोरिया के लिए थी। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी 1925 में? तो आपको मालूम होगा सरोजनी नायडू जी थी। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे घनत्व की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? तो किसे घनत्व की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सतह चार्जिंग घनत्व को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? तो याद रखिए टीपू सुल्तान मारा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया? बताइएगा कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया है? तो दोस्त मेरे खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो सर जी आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो सर जी उन्हें तो ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए दोस्त, कौन यह निर्धारित तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? तो सर जी 1950 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया तो भाई अभी समाप्त हुआ है नवरात्र के समय गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन बताइए आज की इस क्लास का। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? बताइए, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो सर जी स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए आप सभी का 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी मेरे दोस्त। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि साथ ही आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन तो हम डेली करवा रहे हैं जो पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोपहर 12 बजे एक और क्लास के साथ मिलेंगे, वो क्लास तो आप कतई मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज से आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का भी क्लास आनी स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए और आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।